अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। ईरान की 14 तजावीज़ का जायज़ा ले रहा हूं। तेहरान ने जो कुछ किया उसने इसकी ज़्यादा कीमत अदा नहीं की। दोबारा हमला करने के इम्कानात मौजूद हैं। सदर ट्रंप ने नाकाबंदी को दोस्ताना करार दे दिया। अमरीकी फ़ौज का इनखला, नाकाबंदी का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, तमाम मामलात को 30 दिन में हल किया जाए। ईरान की तजावीज़ में जंग बंदी में तोसी की बजाय जंग का खात्मा और दोबारा हमला ना करने की जमानत भी शामिल है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का दावा। ईरान अमेरिका के जवाब का मुंतज़िर, फैसला अब वाशिंगटन ने करना है कि वो मुज़ाकरात करना चाहता है या खुली जंग की तरफ वापस लौटना चाहता है। ईरानी नायब सदर, नामुमकिन फौजी ऑपरेशन या खराब मुआहदा, ट्रंप के पास दो रस्ते बचे हैं पासदारान इनकलाब। नाकाबंदी के बावजूद ईरान का सुपर ऑयल टैंकर अमरीकी बहरिया को चकमा देकर मशरक़े बईद पहुंच गया। अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात में आबना हुर्मस और जंग बंदी एजेंडे में सरे फहरिस्त होंगी चीनी मंदूब। और ईरान ने अमेरिका के मिसाइल को नकारा बनाकर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी। मकसद दुश्मन की टेक्नोलॉजी को समझकर उससे स्ट्रेटेजिक फ़ायदा उठाना है, बीबीसी की रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के दरमियान तजावीज़ के तबादले का सिलसिला जारी है। कभी तजावीज़ की गेंद तेहरान के कोर्ट में होती है और कभी ये वाशिंगटन के कोर्ट में चली जाती है। 24 मार्च से शुरू होने वाले इस सिलसिले में अब ये गेंद एक बार फिर अमेरिका के कोर्ट में मौजूद है, जबकि सदर ट्रंप ने ईरान की नई 14 तजावीज़ पर अपने इब्तदाई रद्द-ए-अमल में कहा है कि उन्हें इस बारे में ब्रीफिंग दी गई है। उन्हें इन तजावीज़ के असल अल्फाज से जल्द आगाह किया जाएगा। जल्द ही वो इसका जायज़ा लेंगे, लेकिन वो ये सोच नहीं सकते कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरान ने जो कुछ किया है उसने इसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की और ईरान पर दोबारा हमला करने का इम्कान मौजूद है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की ईरान से मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। उन्होंने अमेरिका की जानिब से ईरान की नाकाबंदी को इंतहाई दोस्ताना करार दिया। ईरान ने 30 अप्रैल को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 तजावीज़ भेजी थी, जो अमेरिका की तरफ से दिए गई 9 तजावीज़ का जवाब थी। बीबीसी उर्दू ने ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के हवाले से लिखा है कि इन तजावीज़ में खित्ते से अमेरिकी फ़ौज का इनखला, नाकाबंदी का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, तमाम मामलात को 30 दिन में हल करना, जंग बंदी में तोसी की बजाय जंग का खात्मा, दोबारा ना हमला करने की जमानत और जंग से होने वाले नुकसान के अजाले पर ईरान पर हर किस्म की पाबंदियां खत्म किया जाना और लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, आबना हुर्मस के लिए नया तरीक़ेकार शामिल करना शामिल हैं। ईरान अब इन तजावीज़ के जवाब का मुंतज़िर है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था, जिसका ईरान ने दिफा करते हुए खित्ते में अमेरिकी और इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया, जबकि 24 मार्च को ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटजिक शराइत पेश की थी। इससे अगले रोज़ यानी 25 मार्च को अमेरिका ने 15 नकाती अमन मंसूबा तेहरान को दिया था। 26 मार्च को ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ को हद से ज़्यादा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। 1 अप्रैल को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने चीन के दौरा के मौका पर अमेरिका और ईरान में जंग बंदी से मुतालिक 5 नकात पेश किए। 7 अप्रैल को सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी का ऐलान किया, जबकि इसी रोज़ ईरान ने आर्जी जंग बंदी का ऐलान मुस्तरद किया और अमेरिका की 15 नकाती तजावीज़ के जवाब में 10 तजावीज़ पेश की। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात हुए, जो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। इसके बाद 18 अप्रैल को अमेरिका की जानिब से ईरान को 9 तजावीज़ देने की खबर सामने आती है, जिसके जवाब में 30 अप्रैल को ईरान ने 14 तजावीज़ इस्लामाबाद के जरिए वाशिंगटन भिजवाई, जिसकी खबर 1 मई को सामने आती है। वाशिंगटन को नई तजावीज़ देने के बाद पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस विंग ने दावा किया है कि अमेरिका के लिए फैसला साजी के ऑप्शंस महदूद हो गए हैं। अब इसे ईरान के हवाले से मुश्किल इंतखाब का सामना है। ईरानी इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप को अब 2 रस्तों में से एक का इंतखाब करना होगा, या तो एक नामुकम्मल फौजी ऑपरेशन या फिर ईरान के साथ एक खराब मुआहदा। बयान में मजीद कहा गया है कि तेहरान ने अमेरिका को अपनी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करने के लिए एक डेडलाइन भी दे रखी है, ताहम इसकी तफसीलात जाहिर नहीं की जा रही। उधर तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान की तजावीज़ का मकसद जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करना है और अब फैसला अमेरिका ने करना है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए मामला आगे बढ़ाना चाहता है या खुली जंग की तरफ वापस जाना चाहता है। जबकि ट्रंप की जानिब से अमरीकी बहरिया को कज़ाकों से तशबीह देने के बयान पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ये ज़ुबान का फिसलना नहीं, ये इन इक़दामात की मुजरमाना नौइयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ है जो अमेरिका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है।
जबकि सदर ट्रंप के बयान पर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स बनाई जा रही हैं, जिसमें ट्रंप कजाक का रूप धारे हुए हैं और वो कजाकी को कमाई का बेहतरीन जरिया करार दे रहे हैं। जबकि एक खबर के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान का सुपर ऑयल टैंकर अमेरिकी बहरियों को चकमा देकर मशरक़े बईद पहुंच गया। और टैंकर ट्रैकर्स.com के मुताबिक ईरानी जहाज में 19 लाख बैरल खाम तेल है, जिसकी मालियत 22 करोड़ डॉलर के करीब है और इस वक्त ये टैंकर इंडोनेशिया के साहिल के करीब है। इसके अलावा आबना हुर्मुज़ से मुतल्लिक ईरान नया कानून बना रहा है, जिसमें इस्राएली जहाज़ों को किसी भी वक्त आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और आबना हुर्मुज़ से मुतल्लिक फारस न्यूज़ ने यह दावा किया है कि जापान समेत मुतअद्दिद ममालिक अपने बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजारने के लिए ईरान से बार बार राबते कर रहे हैं, ताहम तेहरान की मंजूरी हासिल की जा सके। जबकि आबना हुर्मुज़ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 14 और 15 मई को बीजिंग में चीन और अमेरिकी सदूर की मुलाकात शेड्यूल है और अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात चीनी मंदूब के मुताबिक इस मुलाकात में आबना हुर्मुज़ और जंग बंदी एजेंडे में सबसे ऊपर होगी। उधर BBC उर्दू ने ईरानी प्रेस टीवी के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा है कि पासदारान इनकलाब ने हुर्मुज़गान सूबे में 15 भारी अमेरिकी मिसाइलों को कामयाबी से नकारा बनाया और उसे रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल और रिसर्च यूनिट्स के हवाले कर दिया। इन हथियारों में एक GBU-57 बंकर बस्टर बम भी शामिल है और रिवर्स इंजीनियरिंग का एक ऐसा अमल है जिसके दौरान किसी हथियार, सॉफ्टवेयर या मशीन को खोलकर इसके हिस्सों का तज्जिया करके ये समझने की कोशिश की जाती है कि वो किस तरह काम करती है और इसे कैसे डिज़ाइन किया गया है। ईरान के स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक ना फटने वाले मिसाइलों और बमों को तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री मुंतकिल करना ईरान को यह मौका फराहम करता है कि वो दुश्मन की खतरनाक टेक्नोलॉजी की तख्लीकी नकल करके इस सूरत हाल को एक स्ट्रेटेजिक मौके में बदल दे। जबकि अमेरिका और इसराइल को यह खतरा है कि उनके हथियारों को डी कोड किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए जोहर सलीम साहब जी, साबिक सेक्रेटरी खारजा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर, बहुत शुक्रिया जोहर सलीम साहब वक्त देने के लिए। सर, अभी तो जो मीडिया की जीनत बने हुए हैं वही डिस्कशन है और वो पॉइंट्स जो हैं उन्हें पोस्टरिंग के तौर पर लिया जाए, सब्सटेंस के तौर पर लिया जाए, वही डिस्कशन, वही पुरानी बातें हैं सारी कि जी दोबारा से 14 निकात जो अमेरिका को गए हैं उसमें ईरान कहता है कि आप हमें गारंटी दें दोबारा हमला नहीं करेंगे, आप हमारे जो इर्द गिर्द है गिरदोनवा से फ़ौजियों का इनखला भी करेंगे, आप बहरी नाकाबंदी बंद करेंगे, उसका खात्मा यानी करेंगे, फिर मुंजमद असासे जो हैं उनकी बहाली करेंगे, जंग की वजह से होने वाला जो नुकसान है उसका अजाला करेंगे और हर किस्म की पाबंदी हमसे उठा लेंगे, लेबनान समेत तमाम जो महाज हैं उन पर जंग बंदी आप ख़त्म कर देंगे, आबना हुर्मुज़ का नया जो तरीक़ाकार होगा वो सारी चीज़ें। तो यही डिस्कशन सारी हो रही है। सर, आपका क्या ख्याल है? बेसिकली डेडलॉक जो था वो क्या बरकरार है उसी जगह, किन अमूर पे डेडलॉक है और इस डेडलॉक का मुस्तकबिल फिर आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, डेडलॉक जो है वो मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ख़ैर सब्सटेंस पे है, ज़ाहिर है कि वो जो अभी भी देखें उनकी पोज़ीशंस हैं। ईरान कभी थोड़ा-सा लगता था कि लचक दिखा रहे हैं, लेकिन अभी जो ये पॉइंट्स आए हैं तो उसमें फिर शायद वो कुछ कम लग रही है। साथ ही साथ देखिए अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ है दोनों की। ठीक है। जो ईरान की अप्रोच है वो चाहते हैं कि बिल्कुल जो है ना थोड़ा ड्रैग करें ये इन नेगोशिएशंस को। जो है वो समझते हैं कि वक्त जो है उनके साथ है, तो जितनी ये लंबी जाएगी नेगोशिएशंस उनको फ़ायदा होगा। अमेरिकन चाहते हैं इसको जल्दी से समेटना चाहते थे, क्योंकि ट्रंप के लिए वो उसका पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ईरान के लिए भी देखें कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई शक नहीं कि इक्तिसादी कॉस्ट इस वक्त जो ब्लॉकेड हुआ हुआ है, फिर बाकी भी जो है इस वक्त उनका तो ज़ाहिर है नुकसान दूसरा भी हुआ है, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनका जो थ्रेशोल्ड है पेन को लेने का, इक्तिसादी जो है नुकसान को बर्दाश्त करने का, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो तो सैंक्शंस कितने दहाइयों से इस वक्त ये सैंक्शंस में ही है और ये सारा कुछ जो है मुख्तलिफ जो है तरीके से या मुख्तलिफ लेवल्स तक, मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड तक वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये कहा था कि देखिए ये हाई रिस्क स्ट्रेटजी है, क्योंकि ट्रंप का जो स्टाइल है वो ये है कि वो इंक्रीमेंटली कुछ अर्सा चलते फिर अचानक जो है ना वो बहुत ज़्यादा पिवट कर जाते हैं, यानी कि फिर अचानक वो बदल जाते हैं, समझते हैं कि नहीं अब ये काम नहीं कर रहा, तो बिल्कुल 180 डिग्री टर्न भी ले सकते हैं एकदम। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी हाई रिस्क स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि बड़ा एक फ्रेजिल सा इस वक्त पीस है। जो है उसकी कोई देखें ठीक है एक सीज फायर चल तो रहा है जो कि बहुत अच्छा है और एक बातचीत भी इनडायरेक्टली चल रही है, लेकिन वो उसमें कुछ भी मुस्तकिल नहीं है।
ना वो सीज़फायर मुस्तकिल है, ना ये बातचीत मुस्तकिल है उस तरह से, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डायलॉग तो है नहीं, ना ही ये कोई परमानेंट सीज़फायर है। इसी तरह एक ब्लॉकेड भी चल रहा है और वो अब हुर्मुज़ भी ज़ाहिर है बंद इस वक़्त ब्लॉक्ड है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये एक क्रिटिकल पीरियड है जिसमें मिसकैलकुलेशन का जो चांस है जो इस वक्त वो फिर बढ़ सकता है। तो इसलिए मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू पहले भी ये था, अभी भी यही है कि दोनों साइड्स को ज्यादा लचक दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर मामला बनेगा नहीं। और मैं समझता हूँ कि अगर वो लचक दिखाएंगे तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे दोनों के लिए। अभी तो देखें ईरान से जो बयानात भी आ रहे हैं वो थोड़े सख्त आए हैं। अच्छा। अभी आपने देखा एक दो बयानात तो बहुत ही सख्त आए हैं ना, जिसमें उन्होंने कहा कि जी फिर या तो फिर वो एक जो है ना बैड टर्म्स पे पीस एक्सेप्ट करें, या फिर एक इम्पॉसिबल हाँ जी, सिचुएशन पासदारान जो है इनकलाब अमेरिका कह रहा है एक्सेप्ट कि करे। नामुमकिन जो है फौजी ऑपरेशन या ख़राब मुआहिदा, दोनों में से आपकी चॉइस महदूद हो गई है, एक ही चॉइस है आपके पास। अब सवाल सर बड़ा सादा इसमें, वो सादा सवाल जी ये है कि ट्रंप अगर लचक का मुजाहरा करेंगे, ईरान भी अगर लचक का मुजाहरा करेगा तो ट्रंप वहाँ मिड टर्म उनकी पार्टी हार जाएगी, ईरान यहाँ जो है अपने अवाम को क्या जवाब देगा? लचक के चक्कर में दोनों अपनी क्रेडिबिलिटी अवाम में खो देंगे। इसका फिर वे आउट आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल तो सबने अपने अवाम को जो है उसे नॉर्मलाइज भी करना होता है, उन्हीं को जवाबदेह होना होता है, उन्हीं को बताना होता है कि नहीं हम जीते भी हैं और हम कोई जो है सरेंडर भी नहीं किया। इसको सफारती सतह पर आप जब एलेबोरेट करेंगे तो इसको प्लीज एड्रेस कीजिए, इस नुक्ते को। जी, मेरा मतबाए नजर इसमें थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि देखें जो है ट्रंप तो कई बार पहले से पहले कभी कह ही चुके हैं कि हम जंग मुकम्मल जीत चुके हैं, हमने तो सब कुछ तबाह हो सकता था कर दिया, अब तो कोई टारगेट भी नहीं बचा, और बहुत सारी चीजें जो उनकी जो हार्ड कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है अमेरिका में, जो असल उनकी ऑडियंस है, वो उनकी बातें बहुत ज्यादा उनको वो एक तो इत्तेमाद करते हैं उनके ऊपर, उनकी बातें मान भी लेते हैं। और दूसरी चीज ये है कि देखिए उनके पास भी दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर लचक दिखाएंगी दोनों साइड्स तो उनके पास पॉलिटिकली उसको जो है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या अपने होम ऑडियंस में सेल करने के लिए बहुत ज्यादा मवाद होगा। उसमें कोई जो है ना, क्योंकि देखें ये जंगें कोई इस तरह की तो होती नहीं है कि एक साइड बिल्कुल ही जो मॉडर्न जंगें हैं उसमें आपको ये नजर नहीं आएगा कि बिल्कुल ही एक साइड सरेंडर कर दे और एक बिल्कुल ही फातेह करार पा जाए। उस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत कम आपको ऐसी जंगें नजर आएंगी। 90% जंगें जो हैं वो स्टेलमेट ही हो जाता है, या फिर वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है, और उसमें जो वो मुल्क जो मिलिट्री से सुपीरियर बहुत ही ओवरवेलमिंगली सुपीरियर होता है मिलिटरीली, वो जब किसी स्टेज पे आके फिर थक जाता है, या फिर उसके बाद वो तंग आ जाते हैं और फिर कहते हैं ठीक है जी जंग यहाँ पे खत्म करते हैं, जिस तरह अमेरिकन ने अफगानिस्तान में खत्म की, या इराक में खत्म की, या वियतनाम में खत्म की। तो इस तरह होती हैं ज्यादातर जंगें इस वक्त। अब उसमें इसलिए सेल करने के लिए तो बहुत कुछ होता है आपके पास। मिसाल के तौर पे अमेरिकन अगर ये प्रेसिडेंट ट्रम्प कहें जाके कि देखें जी हमारा जो मकसद था वो ये था कि उनकी जो है ना कैपेसिटी डिस्ट्रॉय करना या डिग्रेड करना, वो हमने नेवी की भी कर दी, एयर फोर्स की भी कर दी है, डिफेंस सिस्टम्स की भी कर दी, सपोर्ट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कर दी, न्यूक्लियर पे भी हमने मजीद जो है वो ये कर दिया कि अब वो जो है ना जो पहले ही वो कह चुके हैं हमने तो ऑब्लिटरेट कर दिया। इसी तरह ईरानी साइड से अगर देखें तो वो कह सकते हैं कि उन्होंने जो है जिस तरह की उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई वो तो तारीखी है। और जो है ना वो फिर उसके बाद आपने हुर्मुज़ पे भी जिस तरह उन्होंने किया, और वो इस वक्त जो है अमेरिका तो खुद रिक्वेस्ट कर रहा था एक किस्म का, तो मतलब बिल्ड ही एक देखिए नैरेटिव ही बिल्ड करना होता है ना। हम्म। नैरेटिव के लिए तो मैं समझता हूँ कि दोनों लचक दिखाएंगे, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी, उससे दोनों साइड्स की ही बचत हो सकती है। हाँ, ये मसला जरूर है कि देखें अमेरिकन जो है वो जाहिर है न्यूक्लियर इशू की वजह से जंग शुरू हुई थी, न्यूक्लियर इशू अभी भी है, और वो जो है उस पे मुज़ाकरात के लिए ईरान इस वक्त तैयार नहीं है। वो सीक्वेंसिंग की भी बात कर रहे हैं कि पहले बाकी मसले हल करें। अच्छा, फिर तो अमेरिकन के लिए ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, लेकिन जाहिर है कि जी अगर कोई ना कोई आपस में बातचीत होती है और वो न्यूक्लियर पे डिस्कशन चल चल पड़ती है, तो फिर कहने के लिए होगा कि हाँ जी देखें, जब तक ये न्यूक्लियर नहीं हटाएंगे हम ना सैंक्शन हटाएंगे, ना इनके वो फंड्स फ्रीज जो है ना अनफ्रीज करेंगे। और हमारे पास जाहिर है ये ऑप्शन तो है ही कि अगर ये किसी वक्त हमें लगा कि खतरा है बहुत ज्यादा, तो हम दोबारा से इंटरवीन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों के साइड्स अगर कोई कहीं एक ऐसे उसमें आए जहाँ पे कुछ पॉइंट्स वो छोड़ें कुछ। अब देखिए ना ईरान का, अब ईरान की तरफ से ये पॉइंट्स के अपना हुर्मुज़ वो चाहते हैं, अब तो वो अपनी पार्लियामेंट में एक लॉ पास कर रहे हैं इस वक्त, या करने के करीब हैं बिल्कुल,
कि जिसमें वो कहेंगे कि आपने हुर्मुज़ जो है उस पे ईरान का परमानेंट कंट्रोल होना चाहिए मुस्तकबिल में भी। तो मेरा ख्याल है इस तरह की पोज़ीशन जो है, मैं ये समझता हूँ कि फिर जब आप इस तरह की ज़रा ज़्यादा हार्ड लाइन पोज़ीशंस लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर उससे जो है ना अमन का रास्ता फिर मुश्किल होता जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि देखें जंग अगर दोबारा होती है, जो कि फिर देखें एक एक तो फिर सिनेरियो वही है ना कि अगर बात कहीं से भी नहीं किसी तरफ भी नहीं बनी तो फिर दोबारा से भी ये रिज्यूम हो सकती है। तो मैं समझता हूँ वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होएगी। ना अमेरिका के लिए, ना ईरान के लिए, ना खलीजी ममालिक के लिए, ना पाकिस्तान जैसे सारे मुल्कों के लिए। देखिए इस वक़्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यही हालत जो है ना बाकी सारे एशिया के मुल्कों में है, जिनको वो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही हैं, बहुत सारी जो गैस की कीमतें ज़्यादा देनी पड़ रही हैं, इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ रही है। फिर उसके अलावा ये है कि फर्टिलाइज़र्स की शॉर्टेज बन रही है। बहुत सारे वहाँ से और जो सब्सटेंसेस आते हैं वो नहीं आ रहे। तो एक पूरी इक़्तिसादी ढांचे को दुनिया के खतरा है। तो मैं समझता हूँ कि जंग अगर दोबारा शुरू होती है तो सब मुश्किल में आ जाएँगे। फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा इज़राइल को, बहुत ज़्यादा खुश होंगे वो तो चाहते हैं दोबारा से जंग हो। इसी तरह मेबी रशिया को किसी हद तक फ़ायदा होगा कुछ, क्योंकि उनको फ़ायदा इस वो उनकी तेल जो है वो दोगुना कीमतों पे बेच रहे हैं। अगर ये जंग जारी रहती है तो रूस को फ़ायदा है इसमें। लेकिन वो भी उस हद तक फ़ायदा है कि जहाँ पे कहीं बिल्कुल ही कैटास्ट्रोफ़िक तबाही ना मचना शुरू हो जाए। उस वो चाहते हैं जो है ना अगर होती भी है दोबारा, तो उस लेवल तक ना चली जाए जहाँ बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन हो। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब जी, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक एक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एयर कमोडोर रिटायर्ड जी खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चिश्ती साहब अभी 14 नकात ही डिस्कस हो रहे हैं, जिसे ईरानी मीडिया ने बेसिकली रिपोर्ट किया, उसके बाद दीगर इंटरनेशनल जो जरीदे हैं वो उसे लिफ्ट करके उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और उसमें 14 नकात में ये है कि दोबारा हमला करने की ज़मानत दी जाए कि नहीं करेंगे आप हमला, और ईरान के जो गिरदोनवाज से अमरीकी फ़ौजी हैं उनका इनखला शामिल है, बहरिया की नाकाबंदी का मुकम्मल ख़ात्मा शामिल है, उनके एसेट्स जो हैं उनकी बहाली शामिल है। उसके अलावा हरजाना जो जंग का है नुकसान, उस पर हरजाना देने का बात है, और ईरान हर किस्म की पाबंदियों का खात्मा उस पर होगा, कोई सेंक्शंस नहीं होगी, और लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का इख्तिताम और आबना हुर्मुज़ के लिए नया तरीक़ेकार जैसे अमूर भी शामिल हैं। अब मुझे आपसे पूछना यह है कि ये तो वही बातें हैं जो स्टार्ट हुई थी जहाँ से, और बहुत सारी जगहों पे ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके इसी तरह का अपना कुछ मैकेनिज़्म शो किया था। तो आप इसमें पोस्टरिंग कितनी देख रहे हैं, सब्सटेंस कितना देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया फाज साहब, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन है। एक तो रियलिज्म है, इसके अंदर जो इनके डिमांड्स हैं या एक्सेप्टेंस के लिए वो चाह रहे हैं कि अमेरिका एक्सेप्ट करे, और दूसरा उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ पोस्चरिंग है। और पोस्चरिंग क्यों है? क्योंकि जो साहब आपकी जंग के अंदर परफॉर्मेंस होती है वही आपको लीवरेज देती है बाद में। अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि ईरान को फतह कर ले या कम से कम शिकस्त दो चार कर दे और वो सरेंडर करने पर करे। खुदा ना खासा जरा विजुलाइज कर लें, अगर ईरान स्टैंड ना करता तो कौन सी शरायत होनी थी? कोई एक भी नहीं शायद होनी थी। तो वो इस वजह से नहीं होनी थी कि आपकी डिपेंडेंट होता है, आपकी जो बार्गेनिंग चिप होती है आपकी, कितना आप सस्टेन करते हैं या हिट बैक दुश्मन को कितना नुकसान चाहते हैं। तो एक न्यू फॉर्म रियलिज्म तो ईरान के अंदर आया है। वो रियलिज्म ये है कि ईरान को पता लग गया है कि उसने इसराइल को कितना नुकसान पहुंचाया है। खासतौर पे ये जो 2-3 हफ्ते से अभी 7 तारीख से सीज फायर चल रही है वो हम देख रहे हैं। उसने ये भी देख लिया कि जीसीसी के ममालिक कितना सब डिवाइडेड हो चुके हैं और आइंदा भी आने हो जाएंगे। उसने देख लिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ मैंने तो थ्रेट किया था, पहली दफा कामयाबी से ब्लॉक कर लिया। तो ये वो रियलिज्म होता है जो आपको बार्गेनिंग चिप देता है। इसके अंदर जो सबसे जेन्युइन मैं समझता हूं या एक क्रेडिबल जिसको मैं समझता हूं उनकी डिमांड है, वो यही है कि आइंदा एश्योरेंस दी जाए। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 7 महीने पहले इस हमले से ऑलमोस्ट, जब उन्होंने फौजें खड़ी कर दी थी, जून के बाद उन्होंने दिसंबर जनवरी में मिलिट्री अपनी ले आए थे इस एरिया में। तो उन 7 महीनों के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो पहले कहा था कि मैंने न्यूक्लियर प्लांट इनका ऑब्लिटरेट कर दिया। ऑब्लिटरेट का अंग्रेजी में अगर सादा तर्जुमा भी गूगल से भी पूछे तो वो कहता है नामो निशान मिटा देना। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी कायम हूं कि ऑब्लिटरेट नहीं हो सका होगा, तभी उनको 7 महीने बाद आना पड़ गया। अगर ऑब्लिटरेट हो गया तो ईरान की कहां से कैपेसिटी आ गई कि 7 महीने बाद दोबारा बिल्ड कर लिया उसने। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि अमेरिका भी चाहता है कि कोई ना कोई फेस सेविंग। जाहिर है वो सुपर पावर है, आज भी सबसे बड़ी मिलिट्री उसी की है, सबसे बड़ी नेवी उसी की है, काउंटर ब्लॉकेड उसी ने किया हुआ है। तो वो लीवरेज अपना चाह रहा है, एक माइटी होने की वजह से
और एक ब्लॉकेड की वजह से भी तकलीफ दे रहा है, ना सिर्फ ईरान को बल्कि दूसरे मुल्कों को, खासतौर पर चाइना को। तो आई थिंक विन विन दोनों तरफ है। ये जो मुतालबा 14 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये डिजिटल कभी भी नहीं होंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कुछ अमेरिका मानेगा, कुछ का दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाएगा। कन्वर्सेशन की हो सकता है कोई ओपन डोर ना मानी जाए, क्लोज डोर मानी जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक में नहीं होती। लेकिन क्लोजिंग में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी बड़ा ऑप्टिमिज्म है। ये मैं कंफर्म कर सकता हूं अपने तजर्बे के मुताबिक। मेरा नहीं ख्याल अब दोनों मुल्कों की पोजीशन रह गई है। बर्न आउट हुई हैं, ना सिर्फ उनके मिसाइल बर्न आउट हुए हैं, बल्कि उनके जो ह्यूमन जो सोर्स है, यानी जो इंसान है, फौजी लोग हैं, वो भी बर्न आउट होते हैं। लोग भी दोनों मुल्कों के बर्न आउट होते हैं, ठीक। अच्छा खासतौर पर चिश्ती ईरान साहब, के। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और भी खबर है जो आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ। बीबीसी ने एक रिपोर्ट किया है कि जो अमेरिका के मिसाइल थे जो नकारा हो गए उधर या नहीं फट सके, ईरान ने उन्हें पकड़ा, कस्टडी में ले लिया और देन फिर उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। इस तरह की खबरें भी आप समझते हैं कि पोस्टरिंग में आती हैं या ये सब्सटेंस भी होता है इनमें? नहीं, ये रियल भी हो सकती हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे मुज़ाकरात कर रहे थे ईरान के जो हैं, वो पीएचडी हैं बाय द वे, और न्यूक्लियर की 20 साल से मुज़ाकरात कर रहे हैं। और वो मोस्टली जो डेलीगेशन उनका मुज़ाकरात के लिए आता है वो ऑलमोस्ट पीएचडी होते हैं सारे के सारे, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ईरान ने पिछले 40-45 सालों से अपने बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ग्लोबली अपनी ट्रेनिंग दिलवाई है। वेपन्स की कराई है, कम्युनिकेशन की कराई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कराई है, कंप्यूटर की कराई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कराई है। तो इनकी जो टीम जो क्रिएट करने वाली है वो बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं। वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पे ड्रोन का अगर किसी के पास स्टॉक पाइल रीजन में है तो वो ईरान है इस वक्त, क्योंकि इंडिजिनाइजेशन से करते हैं। जो नहीं तबाह हो सके इनकी जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वगैरह, वो ये इसीलिए नहीं तबाह हो सकी कि डे वन से उन्होंने अंडरग्राउंड बनाई थी। तो मैं बिल्कुल इसको जेन्युइन समझता हूँ बात को, कि डेफिनेटली इन्होंने बल्कि कोशिश भी की होगी कि कोई ऐसे ढूंढ निकालें, ऐसे वेपन जो ना एक्सप्लोर किए हों, उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करने की खुद भी कैपेसिटी है। और जाहिर है हम जानते हैं कि चाइना की सपोर्ट भी डेफिनेटली उनको, अगर चाइना भी बहुत जबरदस्त इस एडवांसमेंट में कर चुका है हासिल इस फील्ड में भी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेपन्स, इनको रिवर्स इंजीनियरिंग करके ऑलमोस्ट उसकी कॉपी कर सके। ठीक। अच्छा, दूसरा चिश्ती साहब, जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता है जब भी आप पब्लिक इंटरेक्शन करते हैं या कहीं भी जाएं, तो लोग अक्सर पूछते हैं कि ईरान की जो फ़िज़ाइया है वो इतनी पावरफुल क्यों नहीं थी, या क्या वजूहात हैं? आप बड़े रेलिवेंट हैं इस मुद्दे को सुलझाने के लिए। क्या सैंक्शंस की वजूहात आप समझते हैं, या और इसकी कोई वजूहात भी होती हैं कि एक मुल्क जो है वो अपनी बहुत अच्छी जो है फ़िज़ाइया खड़ी ना कर सके? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी जब प्राइवेटली भी मिलता हूं दोस्तों से, तो वो कहते हैं कि ईरान की क्यों नहीं है फिजाइया। एक तो कंसर्न अपनी जगह है सबका, लेकिन मेरे पास एक रैशनल भी है जो मेरा मानना ये है। देखिए, एयरफोर्स सबसे ज्यादा आजकल जितनी जंगें हो रही हैं, सब जानते हैं एयर पावर से लड़ी जा रही हैं। अब कहा जाता है, दुनिया अब मानना शुरू हो गई है कि एयरफोर्स के बगैर आप जंग शुरू कर सकते हैं, आप जीत नहीं सकते। किसी भी मुल्क की एयर पावर हो, नंबर वन। ईरान की एक सीरियस लिमिटेशन है एयर पावर के बारे में, वो मैं अर्ज करता चलता हूँ। वो ये है फाद साहब सर, कि देखिए, तमाम जो एयर डिफेंस नेटवर्क है वो अमेरिका ने शुरू में आकर डिस्ट्रॉय कर दिया था या जैम कर दिया था इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आपकी आंखें किसी मुल्क की डिस्ट्रॉय कर दी जाए, विजिबिलिटी ना रहे, तो फाइटर जहाज टेक ऑफ कैसे करेंगे? नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने तमाम एयर बेसिस को न्यूट्रलाइज कर दिया या कर देंगे, तो आपके बेसिस पर खड़े रहेंगे जहाज, तो इंटरसेप्शन भी नहीं हो सकेगी जो आपने डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से करनी थी। अच्छा, ये तो हो गया डिफेंसिव रोल, यानी अगर आपके एयर डिफेंस नहीं है और एयर बेसिस ना सस्टेन हो, तो फिर आपके जहाज टेक ऑफ ही नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, जहाज इस्तेमाल होते हैं ऑफेंसिव के लिए, यानी स्ट्राइक्स के लिए, जो अमेरिका F-35 कर रहा है और F-18 और बहुत जहाज कर रहा है। इसके लिए ईरान को पूरी एयर स्पेस, कहां हमला करना है ईरान ने जाकर? मिडिल ईस्ट पर तो नहीं करना, उसने इसराइल पर करना है। इसराइल तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर है, दरमियान में बहुत सारे मुल्क आते हैं जो इसके फ्रेंडली नहीं है। इराक उतना नहीं है, सीरिया, जॉर्डन, ये एयर स्पेस है। जब इसराइल के जहाज आते हैं ईरान पर हमलावर होने, तो रस्ते में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इन्हीं मुल्कों की एयर स्पेस में होती है। अमेरिका के जहाज टैंकर्स करते हैं या इसराइल के खुद करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो एयर स्पेस इराक, मैंने अर्ज किया इराक, सीरिया और जॉर्डन की है, ये ईरान के जहाजों को जाते वक्त टुवर्ड्स इसराइल या वापस आते वक्त तो ना रिफ्यूलिंग करने देंगे। ऐसा कोई फाइटर जहाज है नहीं, ईरान के पास भी नहीं है, और इवन अमेरिका और इसराइल पे जो इतनी लॉन्ग आना जाना कर सके। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब ईरान को ये पता है कि ना मेरी हेल्प करेंगे रस्ते में जाने वाले मुल्क, ना रस्ते में जो इंटरसेप्शन ये खुद लगाएंगे। आपने नोट किया, इवन ड्रोन्स को शूट डाउन किया जाता रहा जॉर्डन और दूसरे मुल्कों से जो इसराइल की तरफ जा रहे थे। तो ये इटसेल्फ काफी है समझने के लिए कि ईरान के पास ये ऑप्शन बहुत ही महदूद है कि एयरफोर्स रख भी ले, और अगर रख ले तो उसको पहुंचने कौन देगा अपने अपने टारगेट्स के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी वजह। ठीक। अच्छा, दूसरा चिश्ती साहब, आपने देखा कि अमेरिका के ऐसे ऐसे बर्ड्स, उन्होंने जेट तैयारे जो हैं वो मार गिराए जो तारीख में पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया था। और
एयर डिफेंस सिस्टम वहां फिर ऑपरेट किया। वहां से जब हमने पता किया या वहां के जर्नलिस्ट जब हम उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये तो मेटाफिजिकल, उन्होंने कोई आंसर दिया इसका। आप टेक्निकी तौर पर क्या उसे देखते हैं कि ऐसा फिर कैसे पॉसिबल हुआ? ये बहुत तफसील इसका जवाब चाहेगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कम टेक्निकल रख सकूं और मुख्तसर कर दूं। मैं खुद रिसर्च कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। मैं चंद दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ कि F-35 कैसे शूट डाउन हुआ था और बाकी जहाज ये शूट डाउन हुआ या हिट हुआ और बाकी जहाज भी किस तरह मारे गए। लेकिन ईरान ने कोई रूडिमेंट्री तरीका इस्तेमाल किया जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि स्टेट ऑफ द आर्ट। देखिए, बुनियादी तौर पर जब जहाज की पिकअप होती है वो रेडार ट्रांसमिशन से होती है, यानी रेडार उसका ट्रांसमिट करता है और उसकी वजह से उसकी मौजूदगी पता लगती है। अगर ये ट्रांसमिट ना करें तो जो जहाज विक्टिम होता है पॉसिबली उसको खबर नहीं होती। एक बहुत पुराना तरीका था ट्रायंगुलेशन का, जिसके जरिए बहुत सारे सेंसर लगाए जाते थे जिसके अंदर हवा के अंदर जो चेंजेस आती हैं। अब सिस्टम ईरान ने भी डेवलप किए हैं और पुराने भी हैं, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हवा के अंदर जो टेम्परेचर चेंज होता है, जो वाइब्रेशन होती है, जो थर्मल रेडिएशन, जो वेव्स क्रिएट होती हैं, सेंसर ऐसे उसको पिक कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि इसको सिंपल तरीन करूं और उसके बाद उन्होंने जमीन से मिसाइल अपने फायर किए हैं, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर मिसाइल फायर किए हैं, जिन्होंने जाके टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उनको नॉकआउट किया। अमेरिका के लिए भी ये सरप्राइज है और मैं और थोड़ी सा और स्टडी कर रहा हूँ। कुछ दिन में मैं एक डॉक्यूमेंट्री शेयर करूंगा जी आपसे। सर ये बड़ा इंतज़ार रहेगा जी आपकी डॉक्यूमेंट्री का। बहुत शुक्रिया। खालिद चिश्ती साहब दिफाई तजिया कार जी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नगमाना हाशमी साहिबा साबिक सफ़ीर हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर। बहुत शुक्रिया हाशमी साहिबा वक्त देने के लिए। जो डिटेल सामने आ रही हैं वो अमेरिका को 14 नकाती मंसूबा है जिस पे अब डिस्कशन हो रही है, टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है बेसिकली। और उसमें जो तस्नीम एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी ईरानी, उसे इंटरनेशनल मीडिया फिर कोट करके तो वो सारी चीज़ें बता रहा है। और उसमें वो कहते हैं कि 14 नकाती तजावीज़ में दोबारा हमले से दूर रहने की ज़मानत होना चाहिए, ईरान के जो गिरदो नवा है उससे अमरीकी फ़ौजों का इनखला होना चाहिए, बहरी नाकाबंदी का ख़ात्मा होना चाहिए, ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनकी बहाली बड़ी ज़रूरी है, जंग की वजह से होने वाले नुकसान के हर्जाने की अदायगी बड़ी ज़रूरी है, उसमें ईरान पर हर किस्म की पाबंदियों का ख़ात्मा, लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का अहतमाम, आबना हुर्मस के लिए नया तरीक़ेकार, जैसे अमूर ये शामिल है सारे। क्या टेक है आपका कि अभी कहाँ बात जो है वो दोबारा ब्रेक थ्रू की तरफ चले जाएगी? क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि बात चल तो रही है लेकिन उसमें ब्रेक थ्रू कोई नहीं आ रहा। आपका क्या मानना है इन सारी चीज़ों को देखने के बाद? देखिए, बेसिकली अगर आप बहुत गौर से इन 14 नुकात को देखें तो ये बेसिकली वही हैं जो शुरू से बात हो रही है। उसमें बीच में नेचुरली जब ये आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई और फिर उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया अमेरिका ने, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, तो फिर वो चीज़ें एक उनकी प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो है वो चेंज हो गया। और इस वक्त वही है कि अमेरिका ने प्रायोरिटाइज किया हुआ है अपना न्यूक्लियर इशू को, कि जी पहले सबसे न्यूक्लियर इशू पे बात करें तो फिर बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। उसी तरह से ईरान ने भी अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर अब ये कर दिया है कि दोबारा एक तो जंग थोपने की गारंटीज दें कि वो नहीं होगा। दूसरा ये कि एक सिस्टम हम बना रहे हैं और नए हुर्मुज़ का, हम उसको सिस्टम के मुताबिक खोलेंगे और आप ब्लॉकेड खत्म करेंगे तो फिर बात शुरू करें। इसी तरह उन्होंने अब अपने असासों वाली बात भी जो है वो भी जरा प्रायोरिटी में ऊपर कर दी है और कहते हैं ये सब बातें होंगी तो फिर हम न्यूक्लियर पे भी बात कर लेंगे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जिस तरह पहले राउंड में चीजें चल रही थी कि सारे कॉम्प्रिहेंसिव सब चीजों पे बात हो रही थी और उम्मीद थी कि कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन बीच में ये जो सीज फायर की वायलेशन हुई और लेबनान पे हमला हुआ उसने और ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और अब तो देखें बिल्कुल ही गल्फ में आप एक सब बंदी सी हो गई है कि बहरीन और यूएई ऑलमोस्ट एक तरफ हो गया है। यूएई ने तो बिल्कुल ही बहुत क्लियरली अपना जो किबला है वो अमेरिका, इजराइल और इंडिया के साथ जोड़ लिया है।
और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एंड ऑफ द डे किसी ना किसी तरह सूनर रादर देन लेटर ये नेगोशिएशंस तो दोबारा शुरू हो जाएंगी। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म मुझे जो लग रहा है कि ये अमेरिका तो शायद यहाँ से डिसएंगेज हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो यूएई जो है उसको यहाँ छोड़ के आज उनकी आर्म डील्स भी इतनी बड़ी वो अप्रूवल्स हो गई हैं आर्म्स देने की। वो इसराइल और यूएई को बिल्कुल एक क्या कहते हैं एक जान करके और बिल्कुल गल्फ के मुंह के ऊपर बिठा देंगे। तो वो जो था कि जी गल्फ और मिडल ईस्ट और ईरान सारे मिलके शायद कुछ एक यूनाइटेड फ्रंट जो एक दिखावे में एटलीस्ट था कि जी ठीक है, चलो। मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं। मुझे हाशमी साहिबा ये भी समझना है आपसे कि अमेरिका ये जो तजावीज़ ईरान की तरफ से गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी तजावीज़ हो सकती हैं जिस पे अमेरिका भी एग्री कर जाए और बात आगे बढ़े। मसलन ईरान कहता है कि अब तोसी ना करें, जंग बंदी का जो खात्मा है उसे फोकस करें। आप समझते हैं कि ये एक एक तजवीज़ करके आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आप समझते हैं कि अमेरिका कहेगा कि ठीक है परमानेंट जंग बंदी हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है। इस तरह की जितनी भी तजावीज़ हैं, अमेरिका कौन सी तजावीज़ है जो मान सकता है फौरी तौर पर? देखिए जी, ये इस पे बिल्कुल बातचीत हो सकती है, लेकिन बात फिर वही है कि दोनों को फेस सेविंग भी चाहिए। जब तक अमेरिका को ईरान कुछ नहीं देगा फेस सेविंग के लिए, तो वो कैसे एग्री करेंगे कि जी हम जो है वो जंग परमानेंट और जंग बंदी पे। मुमकिना फेस सेविंग क्या हो सकती है आपके ख्याल में? अगर आपसे कहा जाए कि आप जी एस्टिमेट कीजिए कि क्या फेस सेविंग हो सकती है अमेरिका के लिए जो देखिए ईरान दे, तो वो हाँ, प्लीज इस पे गाइड कीजिए। देखिए जी, मेरे तो ख्याल से अगर एक कोई इस तरह का सिलसिला चले कि दोनों पार्टीज जो हैं वो फॉर द सेक ऑफ मूविंग द नेगोशिएशंस फॉरवर्ड with the aim of agreeing to a agreed framework, uh, simultaneously आपनाए हुर्मुज को भी वो खोले और साइमल्टेनियसली अगर ट्रंप साहब भी अपना ब्लॉकेड खत्म करें तो मेरा ख्याल है चीजें आगे चल सकती हैं। क्योंकि देखिए इन बातों पे बहुत सारी चीजों पे बहुत ज्यादा इत्तेफाक ऑलरेडी हुआ है। आप एक एक करके लेके देख लें। जहां तक न्यूक्लियर का ताल्लुक है तो उस पे ऑलरेडी जेसीपीओए में 3% एनरिचमेंट पे ईरान मान गया था। ओमान के साथ जब जब फैसिलिटेशन हो रही थी तो उससे कम परसेंटेज पे भी ईरान आ गया था। हमला करने की वजह से अब वो दोबारा जो है वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं जी वी इट्स आवर राइट, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप हमारा एनपीटी ने जो हमें राइट दिया है वो हमसे डिनाई करते। लेकिन नेगोशिएशन हो सकती है। नहीं, लेकिन अगर इसी न्यूक्लियर वाला मामला जो है वो ट्रंप इंतजामिया वाला ही डिस्कशन में आएगा फर्ज करें, तो फिर जो ओबामा इंतजामिया वाला बेसिकली जो आएगा, तो उसके बाद फिर ट्रंप को फेस सेविंग उसमें क्या मिलेगी? नंबर वन। नंबर टू, आप समझती नहीं कि ये बेसिकली दो ही मुद्दों पे अब बातचीत हो रही है, बेसिकली न्यूक्लियर पे और आपने हुर्मुज पे कि उसके कंट्रोल का क्या होना चाहिए और इसका क्या फॉर्मूला तय पाना चाहिए, या आप समझते हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर पे ही बातचीत हो रही है और वहीं डेडलॉक है? नहीं जी, आई थिंक ये दोनों पहले तो न्यूक्लियर का मसला बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब ये जो है आबनाए हुर्मुज भी एक मसला बन गया है और ये दोनों के लिए एक पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बन गया है। इस पे से दोनों स्टेप बैक करना नहीं चाह रहे अनलेस के देयर इज मूवमेंट ऑन ऑन सम काइंड ऑफ अ बैक चैनल। जो डिप्लोमेसी बहुत इंटेंस और बहुत हेक्टिक चल रही है उसमें कुछ चीजों पे इत्तेफाक हो और फिर इन फ्रंट वो कहें कि चलिए जी हम दोबारा मेज पे आते हैं और इसको साइमल्टेनियसली थोड़ा सा ईज आउट करते हैं। देखिए जिस तरह सैंक्शंस का है, सैंक्शंस भी कई डिफरेंट स्टेटमेंट्स पे कई सॉर्ट ऑफ ओकेजन्स पे कहा गया है कि जी इन पे बात हो सकती है, इनको बतदरीज जो है वो लिफ्ट किया जा सकता है प्रोवाइडेड ये हो जाए। तो वो भी उस पे भी बात हो सकती है, जंग बंदी पे भी बात हो सकती है। लेकिन न्यूक्लियर का जो आप पूछ रहे हैं वो देखें ओबामा से आगे इस तरह वो ऑलरेडी ईरान ने तो कहा था कि जी आप
हम इसको टोटली IAEA के ऑलरेडी सेफ गार्ड्स में हैं, वो सेफ गार्ड्स में रहें, और हम मॉरिटोरियम लगा देते बहुत हैं शुक्रिया 5 निर्वाणा साल हाशमी का। साहिबा जी। साबिक सफीर बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।